हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित सैन 0.2 में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो डिस्कशन कराने वाला हूं जो लुसेंट सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो दोस्तों चलिएगा दोस्तों हम लोग देखते हैं। इससे पहले मैं 36 चैप्टर करा दिया हूं, ये 37 चैप्टर है मुगल शासन व्यवस्था, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन आज का देखते हैं। मंत्रिपरिषद को विराजत कहा जाता था, ठीक है। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। बाबर के शासनकाल में वजीर का क्या था, काफ़ी महत्वपूर्ण था, ठीक है। आगे देखते हैं। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्य को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सदर एवं मीर सम्मन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था, ठीक है। जब कभी सदर न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करवाता था तब उसे काजी कहा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। लगानहीन भूमि मदद मार्श का निरीक्षण सदर करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा डाक चौकी कहलाता था। आगे देखते हैं। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार का परगना या महल में महल का जिला या दस्तूत में और दस्तूत ग्राम में बांटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था, गांव कहा जाता था, ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दी कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी बस्ती को नागला कहा जाता था। आगे देखते हैं। मुगल कार्य के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य: सूबेदार व जगह प्रांतों में शांति स्थापित करना, प्रातः कार्यकारिणी का प्रधान, दीवान व जगह आपको प्रांतीय स्वराज का प्रधान, सीधे वाई दीवान के प्रति जवाबदेही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बख्शी व जगह प्रांतीय सैन्य प्रधान, फौजदार व जगह जिले का प्रधान फौजी अधिकारी, अमील या अमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी, कोतवाल हो जाएगा नगर प्रधान हो जाएगा, आपको सिकदार हो जाएगा परगने का प्रमुख अधिकारी, अमील हो जाएगा ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। आगे देखते हैं। शाहजहाँ के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में, जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि, आपका हो जाएगा आगे सयूरलगल या मदद मार्श अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि। इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू स्वराज्य हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राय का उपयोग अकबर ने भी किया था। कौन किया था? तो अकबर ने भी। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसके अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने 10 साला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल
बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पोजल इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। वर्षा में 2 बार फसल पड़ती। इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। बंजर यह खेती योग्य भूमि नहीं था, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570 से 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियाँ थी, एक तो तकसीक एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। खुद काश्य एक किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के निवासी थे। पाई काश्य ये दूसरे गांव जाकर कृषि करते थे। मुजारियन खुद काश्य कृषकों भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्का का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने अपने समय में सिक्के पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एक नूरजहां का नाम अंकित करवाया। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं हैं। गल्ला बख्शी इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जब्ती इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था। ठीक है। सबसे बड़ा सिक्का संस्वब सोना का सिक्का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। आगे देखते हैं। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाला उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाला अमीर आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घोड़ा सवार दोस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्फा एवं सिंह अस्फा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में दोस्तों देखेंगे 38 नंबर जो मराठों का उत्कर्ष। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मराठों का उत्कर्ष। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।